गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? और अभी 10th के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं लगभग सबके, और रिजल्ट आने का इंतज़ार है। और इस विपदा की घड़ी में सभी कोई ये सोच रहे हैं कि आगे हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे कि आगे अगर कभी भी ऐसी स्थिति आए तो हम लोग डगमगाए नहीं। और हम सभी शिक्षकों का ये प्रयास भी है कि हम आप लोगों को ऐसा तैयार करें कि आगे इस तरह की जो विपदा है या जो प्रॉब्लम है वो आप कभी फेस नहीं करें, और अगर आप फेस करते भी हैं तो उसको इजीली रूप से हैंडल कर सकें। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अभी ऑनलाइन का सेशन काफ़ी अच्छा चल रहा है। सभी शिक्षकों का बच्चों के लिए सभी मेहनत कर रहे हैं। और लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा सभी बच्चों को कठिनाई आ रही है वो है डाउट क्लियरेंस क्लास की। तो इसके लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है सत्यम सर, और मैं सत्यम कंसेप्ट क्लासेस पूर्णिया बिहार में केमिस्ट्री का शिक्षक हूँ। और हमारे साथ एक मैम है जिनका नाम पूजा प्रभा मैम है, और वो बायोलॉजी पढ़ा रही है इसी कोचिंग में। और काफ़ी हम लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 7 सालों से। काफ़ी बच्चों को हम लोगों ने बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो बट शिक्षकों के लिए जो हमेशा एक कहावत है कि हम लोग मंजिल तक हर बच्चों को पहुंचाते हैं, लेकिन हम लोगों का रास्ता हमेशा थोड़ा कठिन रहता है। तो इसी तरह से आप लोग भी मेहनत करते रहें और आगे की तरफ हमेशा बढ़ते रहें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक YouTube चैनल बनाया है जिसपे हम बीच बीच पर आपसे मिलते रहेंगे, और जो जरूरी बातें हैं वो हम लोग यहाँ पर शेयर करेंगे। बट इसके साथ हम लोगों ने YouTube पे पिछले मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार बहुत सारे बच्चों का ये कंप्लेन था कि सर यहाँ पर डाउट क्लियरेंस क्लास में काफ़ी दिक्कत होती है, डाउट क्लियरेंस हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग कमेंट करते हैं फिर रिप्लाई नहीं आता बहुत शिक्षकों का। तो मैं जितने भी ग्रामीण या शहरी हिंदी या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, मैं चाहूँगा कि वो हमारे साथ जुड़े। हम लोगों ने जूम ऐप पर अभी लाइव क्लासेस स्टार्ट की है, जिसके थ्रू हम जितने भी बच्चे हैं उनसे फेस टू फेस मिल रहे हैं, और जो भी उनमें कमियां हैं उनको समझ रहे हैं, और जो पढ़ने के अकॉर्डिंग जो भी डाउट है हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी और अन्य सब्जेक्ट के बहुत सारे शिक्षक हैं जो कि आपके पीछे अभी बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं, और हम लोग भी एक कह सकते हैं कि योद्धा जैसे हैं कि जो आपको हारने नहीं दे रहे हैं। तो 10th के बाद बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन रहता है आर्ट्स या साइंस या जो कॉमर्स है वो क्या ले। तो तीनों अलग अलग फील्ड हैं, तीनों अपने आप में एक अच्छा फील्ड है। और जो आर्ट्स के फील्ड हैं वो जनरली एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस की तरफ जाते हैं। जो कॉमर्स है वो एक्चुअली जिनको बिजनेस में इंटरेस्ट है या फिर जो मार्केटिंग एनालिसिस करना जानते हैं वो सारे बच्चे लेते हैं। और जो साइंस का फील्ड है ये लगभग एक कंप्लीट पैकेज है तीनों फील्ड का। इसमें हर तरह के बच्चे लगभग मोटिवेट होते हैं, इसमें आते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल, थोड़ा प्रैक्टिकल, थोड़ा एनालिसिस, थोड़ा आपको मार्केटिंग, मतलब लगभग एक हर एक तरह का इसमें फील्ड ओपन होता है आगे चल के। जैसे आप सभी क्षेत्रों में जॉब के लिए जा सकते हैं। इसमें जनरली लगभग सभी जितने भी 95% जो भी फील्ड है इंडिया में वो ओपन है कि साइंस के स्टूडेंट मूव कर सकते हैं। थोड़ा सा आर्ट्स और कॉमर्स में ये थोड़ा सा लिमिटेशन है। तो अगर जो बच्चे साइंस ले रहे हैं तो अगर वो बायो लेते हैं या मैथ्स लेते हैं या दोनों लेते हैं तो उनको किसी भी तरह से केमिस्ट्री पढ़ना है, और जो बच्चे बायो ले रहे हैं तो उनको तो बायो पढ़ना ही है। इसमें एक नया फील्ड ऐड होता है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर में अभी नया जो कोर्स मॉड्यूल है वो अभी आया है। उसमें बहुत सारे कॉलेजेस में अभी ये नहीं उपलब्ध है, लेकिन ये अच्छा फील्ड है। तो इसमें भी आपको केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है और बायोलॉजी की। आप बायोलॉजी से नीट की तरफ जा सकते हैं, पैरामेडिकल की तरफ जा सकते हैं, नर्स बन सकते हैं, बीएमएलटी लैब टेक्नीशियन हो गया, लैब एनालिसिस्ट है। आप जो केमिस्ट्री का फील्ड है इससे केमिकल इंजीनियरिंग, या फिर इसको कह सकते हैं जेई। जेई या नीट दोनों में इसका काफ़ी सपोर्ट रहता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें तो समझ जाएंगे कि केमिस्ट्री क्या है, और जो बायो की मैम है वो समझाएगी आगे की बायो क्या है, और मैं समझाऊंगा कि साइंस क्या है, इसको किस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं और ये किस तरीके से ओपन होता है। तो अगर आप 11th क्लास में आ गए हैं, तो अगर आपने साइंस लिया है, ठीक है, साइंस को हम लोग विज्ञान कहते हैं। तो ये एक साइंस जो फील्ड है ये
प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली दोनों फील्ड का ये मिक्सअप होता है। तो साइंस में मेनली आपके फिजिक्स आते हैं, इसको हम लोग भौतिकी कहते हैं। इसी में आपका केमिस्ट्री भी है, जिसको हम लोग रसायन शास्त्र कहते हैं। और इसी में बायोलॉजी एक फील्ड है, जिसको जीव विज्ञान कहा जाता है। तो ये 3 फील्ड ओपन है आपकी साइंस में, और इसके साथ आपका मैथ्स आता है। तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो फिजिक्स अपने आप में एक अच्छा फील्ड है, एक अच्छा सब्जेक्ट भी है। इसमें आपको इसको जो भी फिजिक्स के टीचर हैं वो आपको अच्छी तरह समझाएंगे। बायोलॉजी में जो हम लोग हैं जीवों का अध्ययन करते हैं, ये बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है। इसको बायो की जो मैम है वो समझाएगी आपको, और मैं केमिस्ट्री में समझाऊंगा आपको कि केमिस्ट्री क्या है, क्या केमिस्ट्री का हमारे डेली लाइफ में उपयोग है, या इसका किस तरीके से यूज होता है। तो सबसे पहले साइंस में एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का जैसा जो मेन इसका शब्द है, जो मेन इसकी उत्पत्ति हुई है, वो हुई है आपके लैटिन शब्द से। तो ये लैटिन शब्द से जो कीमिया नाम का शब्द था, जिसका मतलब होता है काला अक्षर, मतलब कि जिसका काला रंग इसका मतलब होता है, वहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। और केमिस्ट्री में हम लोग जितने भी रसायन हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, वो कैसे बनते हैं। और किसी भी रसायन को बनाने के लिए जो उसका सबसे यूनिट, स्मॉल यूनिट है, वो है आपकी तत्व। तो तत्व से पहले अणु बने, अणु से यौगिक बने, और यौगिक से फिर आपस में सभी रिएक्शन करके अलग अलग और भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इनको हम लोग डेली लाइफ में हमेशा देख रहे हैं, जैसे आपकी दवाई बन रही है, आपके जितने भी प्लास्टिक्स हैं, या कोई भी सामान जो हम लोग खा रहे हैं उसमें भी फूड प्रिजर्वेटिव है। मतलब हर एक तरीके से केमिस्ट्री का हमारे डेली लाइफ में हर एक जगह उपयोग है। बट मैं केमिस्ट्री को अभी 1 घंटे के सेशन में ये नहीं पूरा एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री एक बहुत ही ब्रॉड थ्योरी है, और ये मुख्य रूप से 3 अलग सब्जेक्ट का, या कह सकते हो 3 अलग सब टॉपिक का ये एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें रसायन शास्त्र को 3 भागों में बांटा जाता है। एक है आपका भौतिक रसायन, दूसरा है आपका अकार्बनिक रसायन, और तीसरा है आपका कार्बनिक रसायन। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फिजिकल केमिस्ट्री। अभी हम लोग एक एक करके समझेंगे इसको। इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसको कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट हैं आपके केमिस्ट्री के। इन तीनों पार्ट को मिला के एक सब्जेक्ट हमारा तैयार होता है केमिस्ट्री। अभी तक आप लोगों ने 10th क्लास में बस एक चैप्टर मतलब जैसे ले लिया कि ये 5 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है केमिस्ट्री, लेकिन यहाँ पर आपको अलग अलग चैप्टर, अलग अलग पार्ट में अलग अलग नंबर ऑफ चैप्टर हैं। इसमें भी लगभग 15 चैप्टर हैं, सॉरी इन तीनों को मिला के लगभग 15 चैप्टर, 16 चैप्टर है, और सभी में चैप्टरों की संख्या लगभग 6-7 के आसपास आती है। तो इस हिसाब से लगभग 20-21 चैप्टर आपके पूरे कंप्लीट होते हैं। और इन चैप्टर का जो उपयोग है,
एक्चुअली मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि 11th क्लास का केमिस्ट्री 12th क्लास के पूरे केमिस्ट्री को सपोर्ट करता है समझने में। अगर आपकी 11th क्लास की केमिस्ट्री थोड़ी वीक है तो 12th क्लास की केमिस्ट्री को समझने में आपको काफ़ी परेशानी आएगी। ये लगभग उसी प्रकार का है जिस प्रकार से मान लिया आपको अलजेब्रा का फॉर्मूला नहीं याद है तो 11th क्लास या 10th क्लास के भी अलजेब्रा में प्रॉब्लम आई। ट्रिगोनोमेट्री के सूत्र नहीं याद है, फॉर्मूला नहीं याद है तो भी आपको प्रॉब्लम, मतलब पीछे आपका कुछ है तो आपको आगे की तरफ मैथमेटिक्स को समझने में आसानी हुई। उसी प्रकार से लगभग इस केमिस्ट्री का भी 11th में रोल है। बट बहुत सारे बच्चों को ये चीज नहीं समझ में आता है कि नहीं अरे यार रट लेंगे 12th क्लास में हो जाएगा, ये बहुत ईजी है, टू मच सब्जेक्ट है ऐसा, लेकिन नहीं है। बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है और मैं इसको बहुत ही टेक्निकल तरीके से पढ़ाता हूँ, बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से, तो आपको घबराने की जरूरत भी नहीं है हमारे साथ। तो हम लोग इसमें एक एक करके चैप्टर का नाम लिखेंगे और उसको समझेंगे कि वो क्या है, ठीक है, उसमें क्या पढ़ना है वो क्या है, और जो भी इसके डिफिनेशंस वगैरह हैं हम लोग जब अपने लाइव क्लास को स्टार्ट करेंगे तो वहां पर मैं इसके सारे डिफिनेशंस वगैरह लिखा दूंगा। ये आपका बस एक डेमो लेक्चर है कि आप समझ सकें कि 11th का केमिस्ट्री क्या है। स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, हम लोगों ने देखा था, और केमिस्ट्री क्या होता है उसकी जो परिभाषा है वो हम लोग अपने लाइव सेशन में लिखेंगे। यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि केमिस्ट्री को किस रूप से पढ़ा जाए कि आपको इसको समझने में और 12th क्लास में और जेई नीट के एग्जाम में आपको समस्या नहीं आए। क्योंकि अगर आपका बेस अच्छा है, 11th एक बेसिक कंसेप्ट देता है केमिस्ट्री के बारे में, और बच्चे ये बहुत ही इसको इग्नोर करते हैं कि 11th क्लास केमिस्ट्री क्या जरूरत है इसको पढ़ने की, 12th पढ़ लेंगे। बट ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से अगर आप कोई बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं, अगर आपने उसका फाउंडेशन को वीक किया है तो आगे हो सकता है कि भूकंप आने पे वो धराशायी हो जाए। तो उसी प्रकार से आपको इसको भी समझना होगा। केमिस्ट्री का मुख्य रूप का प्रारूप जो स्टार्ट होता है, जो इसका प्लेटफॉर्म फाउंडेशन बनता है, वो 11th क्लास से ही बनता है। अगर आपने 10th क्लास में थोड़ी पढ़ाई कमजोर कर दी है तो आप 11th में दोबारा उसे अच्छे से पढ़कर एक अपने आप को मजबूत स्टूडेंट के रूप में आप सोसाइटी में दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज और भी समस्या है कि केमिस्ट्री को शुरू से पता नहीं क्यों इग्नोर किया गया। जैसे मान लीजिए कोई बच्चे होते हैं जब वो मतलब हाफ पैंट पहन के घूम रहे होते हैं तभी उसके माता पिताजी या फादर्स मदर उनको मॉम डैड टेबल सिखा देते हैं, अल्फाबेट सिखा देते हैं, या फिर मैथमेटिकल कुछ फॉर्मूले भी बता दिए। थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ तो साइकिल चलाने लगा तो उसको फिजिक्स के लगभग कुछ कुछ यूनिट्स या फिर कम से कम डिफिनेशन, वर्क, पावर, एनर्जी, फोर्स ये याद हो जाता है। लेकिन मुझे शायद इतने सालों 10 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, लगभग इनके कैरियर में मुझे बहुत कम बच्चों के पेरेंट्स दिखे कि जिन्होंने ये चीज कहा कि क्या तुम्हें 1 से लेकर 20 तक का एलिमेंट का नाम याद हुआ? नहीं हुआ। तो ये चीज प्रॉब्लम इतनी रहती है बच्चों में कि शुरू से केमिस्ट्री इग्नोरेबल सब्जेक्ट रहा है और जिसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी समस्या को मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे आप उस चीजों को समझ सकें और जो केमिस्ट्री की वजह से जो प्रॉब्लम आती है इस हायर एजुकेशन में उसको खत्म करें। और आप किसी भी जेई क्वालिफायर या फिर नीट जो भी क्वालिफाई किया है आप उनसे जरा पूछिए कि केमिस्ट्री का क्या रोल है, तो वो बोलेंगे कि कुछ नहीं, बट मार्क्स बूस्टअप सब्जेक्ट कहा जाता है इसको। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आप केमिस्ट्री नहीं जाने क्वालिफाई नहीं कर सकते, आप क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको रैंक बूस्ट करना है, रैंक बूस्टर अगर आपको चाहिए तो फिर केमिस्ट्री आपको पूरा क्लियर करना होगा। क्योंकि केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव आते हैं ज्यादा न्यूमेरिकल इस तरीके से नहीं आता जितना फिजिक्स और मैथमेटिक्स में आ जाते हैं, या नीट के बच्चों के लिए बायो सबसे ज्यादा मेन रहता है। अगर नीट के बच्चे बायो के बाद अगर उन्होंने केमिस्ट्री को अपना मेन सब्जेक्ट बनाया तो किसी भी रूप में उसको समस्या नहीं होगी। तो इन बातों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारी मेथोडोलॉजी पढ़ाई की क्या होनी चाहिए कि जिससे हम लोग 11th और 12th को इजिली से पढ़ें। और एनसीईआरटी बेस्ड मेरा स्टडी मेथोडोलॉजी रहा है शुरू से। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के करने के बाद फिजिकल में थोड़ी समस्या आती है क्योंकि नॉर्मिकल पोर्शन है, लेकिन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को अगर आपने एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ा है तो शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो आपसे नीट जेईई में नहीं बनेगा। आप प्रीवियस जो भी स्टूडेंट है उससे प्रीव्यू ले सकते हैं। तो आपको ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि
केमिस्ट्री इज अ वेरी 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 इजी सब्जेक्ट। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो आपको केमिस्ट्री में कहीं दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो केमिस्ट्री हमेशा एक डरावना सब्जेक्ट रहा है, तो इसको हम लोग भगा देंगे। तो क्या है सिलेबस, ठीक है। तो हम लोग जो केमिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, उसको हम लोग समझते हैं। पहला सेक्शन आपका आता है भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जनरली हम लोग केमिस्ट्री के उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं जिसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट आता है, या फिर इसमें स्टेट चेंज हो रहा है, या उसके स्ट्रक्चर की बात होती है। तो ये बेसिकली इसका केमिस्ट्री का ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, और यहाँ से आपको बहुत अच्छे और बहुत कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और ये थोड़ा मैथमेटिकल टूल से सॉल्व होता है। मैथमेटिकल थोड़ा कंसेप्ट चाहिए इसमें, इसलिए थोड़ा सा नीट के बच्चों के लिए थोड़ा सा डरावना रहता है, बट घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें बस नॉर्मल फॉर्मूले पर ही बन जाता है। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में जो खास बात है वो ये है कि केमिस्ट्री में आपको दिया हुआ सब कुछ रहता है, बस आपको वो पता करना है कि वो कहाँ लिखा हुआ है। क्योंकि जैसे मान लीजिए लिखा रहता है कि हम वी आर प्रिपेयर्ड ए सॉल्यूशन विथ 10 ml वॉल्यूम। तो 10 ml वॉल्यूम अगर लिखा हुआ है तो आपको पता चल रहा है कि ये वॉल्यूम है, मतलब ये इसका आयतन दिया हुआ है। लेकिन आपको मान लीजिए यही कह दिया कि मैंने एक विलियन बनाया जो कि 10 ml का, तो यहाँ पे आयतन शब्द यूज नहीं हुआ, वॉल्यूम शब्द यूज नहीं हो रहा। इसका मतलब आपको ये नहीं पता चल रहा कि हमको कैसे पता चलेगा क्या दिया हुआ। तो ये यही सब चीजें थोड़ी थोड़ी आपको समझने की जरूरत है इनके न्यूमेरिकल में, और फिर आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसके स्टार्ट करते हैं सिलेबस 11th का। तो इसमें भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन में आपको सम बेसिक केमिस्ट्री है। सबसे पहले तो सम बेसिक केमिस्ट्री में हम लोग कुछ फार्मूला है वो देखेंगे, कुछ यूनिट्स हैं वो देखेंगे। इसमें एक मोल कंसेप्ट नाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री या कह सकते हो ओवरऑल केमिस्ट्री या कुछ फिजिक्स के न्यूमेरिकल में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो मोल कंसेप्ट इसमें एक बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। उसके बाद आता है सेकेंड चैप्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर को आपने थोड़ा बहुत 9th या 10th क्लास में पढ़ा है। तो इसमें बेसिकली हम लोग एटम के स्ट्रक्चर का एनालिसिस करेंगे, और हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि फाइनली एटम का जो स्ट्रक्चर है, जो हम लोग ऐसे ऐसे बना देते हैं, ये स्ट्रक्चर फाइनली ये कैसे बना, आखिर लास्ट में कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको एक इस रूप में फॉर्म किया। तो बोर नाम के साइंटिस्ट थे, मैं बता देता हूँ। और उससे पहले ही बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्ट्रक्चर बनाया, जैसे थॉमसन है, रदरफोर्ड है, जॉन डाल्टन ने भी सबसे पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया था। तो उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेकंड आता है, थर्ड है आपका पीरियोडिक टेबल। और ये पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, ये तो ऐसे चैप्टर हैं जो कि इनऑर्गेनिक के साथ भी कंट्रोवर्सी, मतलब वो कहते हैं कि नहीं मेरा है, और फिजिकल कहता है नहीं मेरा है। तो इसको आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, और बहुत सारे बुक में ये फिजिकल में मिलता है, बहुत सारे बुक में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेगा। तो पीरियोडिक टेबल का हिंदी होता है आवर्त सारणी, मतलब पीरियोडिक टेबल को आपने 10th क्लास में पढ़ा। तो पीरियोडिक टेबल एक्चुअली में ये वो टेबल है जिसमें सारे एलिमेंट, लगभग 117-118 एलिमेंट के प्रॉपर्टीज को एक जगह रखा गया है, और उसको इस ऑर्डर में सजाया गया है कि आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर आपको पता नहीं भी हो तो भी आप साइज बता सकते हैं, उसका साइज क्या होगा, उसका नेचर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, मेटल है, नॉन मेटल है, रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है, एसिड है, बेस है, उसके कंपाउंड क्या होंगे। मतलब इसको मतलब मेरे को तो बहुत ज़्यादा अद्भुत तरीके से लगा कि ये इतने छोटे से टेबल में इतना बड़ा गुण कैसे हो सकता है। तो इसी चीज को आपको समझने की जरूरत है। केमिस्ट्री को थोड़ा बहुत आपको प्यार करना होगा, तो अब ये सब कुछ कहेगा। उसके बाद है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। तो रासायनिक बंधन एक ऐसा बंधन है जो कि जन्मों जन्मों का बंधन है, और ये पहले से ही शायद भगवान ने बना के दिया है। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बंधन क्या है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का, या नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तब कौन सा बंधन है, अगर बंधन बना है तो उसकी संरचना क्या होगी, उसके गुण बदल जाएंगे क्या। मान ली मेरी शादी हो जाती है तो मेरा क्या गुण बदल जाएगा, या मेरी संरचना वही रहेगी, मैं मोटा हूँ तो पतला हो जाऊंगा। तो मतलब ये किस तरह का एनालिसिस है, ये आपको सारी एनालिसिस को डील करेगा, और एक अच्छा कंसेप्ट है। और इससे नीट जेईई में ये 3 चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है शुरू के, कि
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी प्रिपेयर होते हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस, मोलिकुलर स्ट्रक्चर, इसमें बहुत सारे थ्योरी है, VSCPR, VPT और इतने कंसेप्चुअल थ्योरी सब है कि आपको पढ़ने के बाद इसमें मजा आएगा। और हमारे साथ अगर आप बने हुए हैं तो घबराने की एकदम जरूरत नहीं है। स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था। स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था में हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें जो भी मतलब टॉपिक है वो हमको मैटर के स्टेट के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, क्योंकि स्टेट ऑफ मैटर मतलब मैटर का जो स्टेट है 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और हमको इन तीनों स्टेट का एक एक चैप्टर है हमारे 11th-12th में। जैसे हम लोग फर्स्ट चैप्टर में मतलब कि एक्चुअली स्टेट ऑफ मैटर का जो फर्स्ट पार्ट है वो है गैसेस स्टेट, वो हम लोग 11th में पढ़ेंगे। सेकेंड और थर्ड पार्ट आता है सॉलिड और लिक्विड, जिसको हम लोग 12th क्लास में एक चैप्टर है सॉलिड स्टेट और उसके बाद जस्ट एक चैप्टर है सॉल्यूशन। इन दोनों में हम लोग सॉलिड लिक्विड के लगभग उसके बारे में एनालिसिस कर लेते हैं। तो 11th क्लास में हम लोग गैसेस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। थर्मोडायनामिक्स, उष्मागतिकी, ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है जो कि आपको फिजिक्स में भी है, और ये फिजिक्स में और केमिस्ट्री में हमेशा लड़ाई होती है हम दोनों के बीच में, टीचर के बीच में। नहीं सर ये आपका चैप्टर है, आप अच्छे से पढ़ाइए। हम कहते नहीं फिजिक्स में सर ये आपका चैप्टर है, आप अच्छे से पढ़ाइए। तो इसी कंट्रोवर्सी में होता ये है कि बच्चों का इतना अच्छा से इस चैप्टर को तैयार कर लिया जाता है कि बच्चों से इसका न्यूमेरिकल नहीं छूटता, और इसके बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है और बहुत ही कह सकते हैं सेंसिटिव चैप्टर है। थोड़ा सा भी कंसेप्ट मिस होने पे गड़बड़ हो जाता है। और इक्विलिब्रियम एक ऐसा मतलब मैं ये कहता हूँ कि नन स्पेसिफाइड टॉपिक है, मतलब कि अगर इसको इग्नोर किया जाए तो भी दिक्कत है, अगर रख लिया जाए तो भी दिक्कत। मतलब इसके कंसेप्ट कुछ इस तरीके से हैं कि इनको दो भागों में बांटा गया। एक है केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब रासायनिक साम्यावस्था, एक है रासायनिक साम्यावस्था और दूसरा है आपका आयनिक साम्यावस्था, मतलब कि केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के जो पार्ट हैं उनकी थ्योरी, ली चैटरियल प्रिंसिपल, ये सब आगे हम आपको हमेशा जरूरत पड़ेगी। और आयनिक इक्विलिब्रियम में हम पढ़ते हैं कि कैसे डिसोसिएशन होता है, एसिडिक नेचर, पीएच वैल्यू क्या है। तो मतलब लगभग दोनों चैप्टर को मिला के एक चैप्टर बनाया जाता है, इसलिए मैं इसको नन स्पेसिफाइड चैप्टर कहता हूँ, जबकि इसको स्पेसिफाई करना चाहिए दोनों अलग अलग चैप्टर में। तो इसलिए ये थोड़ा पेचीदा और थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है। तो इसको हम लोग ये हुए आपके 11th के सिलेबस, जिसको आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके बाद आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में, कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर हैं। इनऑर्गेनिक आपका एक ऐसा पार्ट है केमिस्ट्री का जिसको शुरू से कहा गया है कि ये रटने वाला पार्ट है, इसको रटा जाता है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि इस पार्ट को समझने के लिए आपको एक चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल, ये 2 चैप्टर को आपको इतने अच्छे से कंप्लीट करना होगा कि इजिली ये चैप्टर समझ में आपको आ जाए। तो इस चैप्टर में मतलब इस 11th के सिलेबस में अब हम लोग देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब अकार्बनिक रसायन में कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है, और एक्चुअली में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों को पढ़ना क्या रहता है। जैसे केमिस्ट्री बहुत फेमस है, रिएक्शंस होते हैं, तो केमिस्ट्री के जितने भी रिएक्शंस हैं लगभग सारे रिएक्शंस आपको इसी पार्ट में मिलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ये 118 तत्वों का ये एनालिसिस है हम लोगों के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो कि 11th और 12th को मिला के कंप्लीट होता है। जिस प्रकार से 4 ब्लॉक में बांटे हुए हैं पूरे पीरियोडिक टेबल को, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो जितने भी ब्लॉक में जितने भी ग्रुप्स हैं, टोटल 18 ग्रुप हैं, उन 18 ग्रुप का हम लोगों को एक स्पेसिफिक वे में स्टडी करना है, उसकी प्रॉपर्टीज को देखनी है, फिजिकल एंड केमिकल दोनों। तो जितने भी रिएक्शंस हैं वो सारे रिएक्शंस आपके इसी पोर्शन में कंप्लीट होंगे, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये शुरू से ये पार्ट बदनाम है कि इसको रटना है, लेकिन मेरे ख्याल से रटने वाला इसमें ज़्यादा पोर्शन नहीं है, बट इसमें कुछ ऐसा पोर्शन है जिससे क्वेश्चन बनते हैं, वो कंसेप्चुअल बेस्ड है, जो कि मेनली 2 चैप्टर पर डिपेंड कर रहा है, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। और ये दोनों कंट्रोवर्सी चैप्टर हैं फिजिकल और इनऑर्गेनिक के लिए, तो हमको इन दोनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। तो मैंने यहाँ फिलहाल एक चैप्टर का नाम लिखा है जिससे समझने में आपको आसानी होगी इस पूरे
पार्ट को, पीरियोडिक टेबल। तो केमिस्ट्री के जितने भी रिएक्शंस हैं और हर एक एलिमेंट और उसके कंपाउंड के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग मेथड हैं, उनके जो उसके रिगार्डिंग रिएक्शंस है, उसका यूजेस क्या है उन एलिमेंट के कंपाउंड का या उन एलिमेंट का, वो हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला आता है वो है पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल को मैंने ब्रीफ में बता दिया, 4 ब्लॉक हैं, 18 ग्रुप है। तो इन सारे ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं सब एलिमेंट को पढ़ना है, और हमको इस वे में पढ़ना है कि हमने एक का पढ़ा तो उसकी प्रॉपर्टीज सारे में आ गई या उससे समझ लिया। तो दूसरा है आपका इसमें रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन ये आपका रिएक्शन बेस्ड है, जिससे हम लोग 10th क्लास में बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को पढ़ा था। कंबसन रिएक्शन पढ़ा था, मतलब दहन अभिक्रिया, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कि विस्थापन अभिक्रिया, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, खंडन अभिक्रिया, और उसके बाद डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये सब जो जितने भी रिएक्शंस हमने पढ़ा, उसी में एक रिएक्शन हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, और दोनों को मिला के एक रिएक्शन बनता है रेडॉक्स रिएक्शन। और इस रेडॉक्स रिएक्शन पर पूरी की पूरी यहाँ पे इसका थ्योरी बेस्ड न्यूमेरिकल भी है, और इसमें कुछ बैलेंसिंग, जो हम लोग मेनली 2 टाइप के बैलेंसिंग होते हैं, ये बच्चों को नहीं पता। एक होता है जो हम जिसमें नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ एटम को हम लोग बैलेंस करते हैं, और दूसरा होता है इसमें हम लोग नंबर ऑफ चार्ज को बैलेंस करते हैं, जो कि आपको बैटरी या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो 12th चैप्टर में है वहाँ पे इसका काफ़ी यूज़ होता है। तो नंबर ऑफ चार्ज को जब बैलेंस करने का कंसेप्ट आता है तब हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ते हैं। उसके बाद आता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन बेसिकली एक चैप्टर है जिसको शुरू से अलग रखा गया है, क्योंकि हाइड्रोजन की जो पॉसिबल पोजीशन है वो आज भी ठीक से डिफाइन नहीं हो सकी। तो इनके स्टडी को और इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग हैं एकदम, इसलिए इसको हम लोग पीरियोडिक टेबल के जितने अदर ग्रुप्स हैं या ब्लॉक्स हैं उनसे अलग पढ़ाई करते हैं हाइड्रोजन। एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक मेनली 2 ग्रुप का है, 1 और 2, मतलब अल्कली मेटल और अल्कलाइन मेटल, मतलब कि इसको हम लोग बोलते हैं क्षार, अल्कली मेटल मतलब क्षार धातु या मृदा क्षार धातु। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसमें हम लोग इनकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, देखेंगे टॉप टू डाउन हम लोग आएंगे तो क्या होगा, या क्या कंसेप्ट है टॉप टू डाउन का, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। तो मेरे साथ हमेशा बने रहिएगा जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। पी ब्लॉक। पी ब्लॉक आपका एक बहुत बड़ा विशाल मतलब हिस्सा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें आपको 13, 14, 15, 16, 17, 18 टोटल 6 ग्रुप आते हैं। 6 ग्रुप में से 2 ग्रुप तो अभी भी कंफर्म है कि 11th में 13 और 14 मतलब 13, 14 ग्रुप जो है, लेकिन 15 ग्रुप का सीबीएसई बोर्ड में शायद हटा के 11th में दे दिया है उन्होंने, और शायद बिहार बोर्ड या अदर स्टेट के बोर्ड में आज भी ये 12th में है। तो ये थोड़ा सा अलग चैप्टर, अलग नहीं मतलब इसको पढ़ना तो है ही, तो हम लोग कभी 11th में से ही शुरू करेंगे इसको कि 12th में भी यूज़ हो जाए। तो 13, 14, 15 ये 3 आपका ग्रुप है। ग्रुप होता है जो वर्टिकल लाइन होती है, इसको हम लोग समझेंगे अच्छे से। तो वहाँ पे इसके बारे में, इनमें जितने भी एलिमेंट आते हैं उनका क्या प्रॉपर्टीज़ है, उसको किस तरीके से उससे एलिमेंट बनते हैं, उनका क्या नेचर है, उनकी क्या यूजेज है उनके, ठीक है, उसको देखेंगे। अब जो इसके बाद का पोर्शन आता है वो है कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बनिक रसायन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये कार्बन के जितने भी कंपाउंड हैं उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डील करता है, उसके नेमिंग को बताता है, और जो भी इसमें कंपाउंड है वो मैं बताऊंगा कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको ब्रेक किया था, या जिनका कौन सा वाइटल थ्योरी है, कि उन साइंटिस्ट ने ये कहा कि किसी भी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लैब में नहीं बनाया जा सकता, और दूसरा कि जो भी इसमें कंपाउंड है वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि इसका सिलेबस क्या है और जो भी इसके डिफिनेशंस हैं या क्या लॉ है, तो उसको हम लोग अपने लाइव क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले समझ लेते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है, चैप्टर है, वो है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और रिएक्शंस। तो नोमेनक्लेचर आपका वो चीज़ है कि जैसे अनजान आदमी का नाम। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा केमिस्ट्री है जो कि मैं इसके बारे में बताता हूँ, 118 एलिमेंट में से 117 एलिमेंट जितने कंपाउंड बनाते हैं उतना कार्बन अकेला कंपाउंड बनाता है, उसी को हम लोग ऑर्गेनिक
कंपाउंड बोलते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनका नाम रखना पड़ता है, और वो नाम बनते हैं सारे के सारे नोमेनक्लेचर के रूल से, और इसको डिसाइड करता है आपका IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्यूरिफिकेशन अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये आपका पूरा फुल फॉर्म है इसका। तो ये डिसाइड करते हैं कि हर एक कंपाउंड का क्या नाम होना चाहिए, उसके रूल हैं, रेगुलेशन है, तो उसको हम लोगों को पढ़ना है। आइसोमेरिज्म है, समावयवता, इसको आप लोगों ने थोड़ा सा 10th में पढ़ा होगा कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट। तो इसमें कैसे हम लोग, और कौन कौन सी थ्योरी है, कौन कौन सा कंसेप्ट है इसमें कि डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड का आइसोमेरिज्म क्या सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंस हो सकते हैं, इसके टाइप्स कौन कौन है, वो सारा हम लोग पढ़ेंगे। जैसे इसमें 2 टाइप्स मेनली आते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड आइसोमेरिज्म। तो क्या क्या उसमें और भी रूल है, रेगुलेशन है, उसको देखेंगे। रिएक्शंस है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इसको जनरली इसको GOC के नाम से पढ़ा जाता है कि इनमें कौन कौन से रूल हैं, कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन सी थ्योरी है। बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं इसमें जो कि JEE नीट में काफ़ी हेल्प करता है। और एक चैप्टर यहाँ से आपका शुरू होता है, क्योंकि नोमेनक्लेचर को लिखने के लिए पहले फंक्शनल ग्रुप डिसाइड किया गया कि अलग अलग कंपाउंड के अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होंगे। तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं मेनली वो सारे फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड हम लोगों को पढ़ने हैं 11th और 12th दोनों में मिला के। तो जैसे एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, या एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, ईस्टर, नाइट्राइल, मतलब बहुत सारे कंपाउंड हैं, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जिससे कंपाउंड बहुत सारे बनते हैं। तो उन सबको पढ़ना है। तो अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो पहला हाइड्रोकार्बन है, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन का मेन रोल होता है और इसके अलावा इसमें कुछ भी ऐड नहीं है। तो वो है सबसे पहला एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इसको आप लोगों ने 10th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा होगा। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या है, इसके क्या फॉर्मूला होता है। जैसे एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। एल्केन को कंपाउंड को कैसे पहचानेंगे, ये अलग अलग समुदाय के अलग अलग कास्टिज्म के हिसाब से हम लोग इसको समझेंगे। मतलब कास्टिज्म मतलब सोशल कास्टिज्म नहीं, मतलब कास्टिज्म मतलब कि इसको हमने कैटेगराइज कर दिया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कि ये अगर रहेगा इसके लास्ट में, अंत में नाम अगर टाइटल है तो आपके इसमें ये फैमिली के मेंबर हैं। तो उसके क्या गुण होते हैं, एक स्पेसिफिक क्या गुण है वो हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो भी कंफ्यूजन है उसको हम लोग यूट्यूब पर, थोड़ा प्रॉब्लम है सॉल्व करने में, तो लाइव क्लासेस हम लोगों की चलती है जूम ऐप पर। उसके ID पासवर्ड के लिए आप लोग हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पर सिर्फ एक व्हाट्सएप क्लिक करना है और आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, या फिर गूगल पे जाके सत्यम कंसेप्ट क्लासेस सर्च करें, आपको वहाँ पर उसका एक गूगल फॉर्म मिलेगा, वो भर दें, आपको जूम ID पासवर्ड मिल जाएगी। बैचेस डिसाइड हो गए हैं, टाइमिंग डिसाइडेड हो गई है। अब एक दिन आप बायो की मैम पूजा प्रभा मैम आके आपको बायो के सारे सिलेबस के बारे में समझा देगी, और हमारे कोचिंग से बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू। और मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे इसको समझ रहे होंगे और आसानी से अगर समझ जाएंगे, कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। सत्यम सर ये कभी नहीं चाहते कि किसी भी बच्चों का किसी भी रूप में नुकसान हो, तो घबराना नहीं है, हमेशा अभी संभल के चलना है। घर में रहें, सुरक्षित रहें, कहीं भी निकलें, आगे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा समय घर पर बिताएं, फालतू दोस्तों से न मिलें। ये कोरोना हमें कुछ सिखा के चला गया कि ज़रूरत जितनी हो उतने ही लोगों के संपर्क में रहना चाहिए, या जो आपके लिए बने हैं आपको उन्हीं के साथ रहना चाहिए। आप फालतू समय इधर उधर बर्बाद न करें, अपने एसेट्स पर ध्यान दें, जो आप पैसे कमाना चाह रहे हैं उस पर फोकस करें, किस तरीके से करना है। तो खैर ये सब तो अलग एक टॉपिक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर